हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2019 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो देखिए, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था फ्रायड द्वारा प्रस्तावित है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कोलबर्ग द्वारा ही प्रस्तावित है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था इरिक एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित है। तो इसका सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, इस प्रकार जेंडर पक्षपात हो रहा है, यहाँ पर जेंडर बायस है, यहाँ पर विभेद हो रहा है। तो जेंडर पहचान जेंडर संबद्धता या समरूपता नहीं है। इस प्रकार की अवधारणा या विचार को हम बोलते हैं जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन से पद्धति प्रभावशाली है? अब बताना है कि जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करना है, इनको हटाना है कक्षा से हमें। तो किस प्रकार की कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, क्या कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी, हमें बताना है। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, परिचर्चा करेंगे कि जेंडर बायस को हम कैसे हटा सकते हैं, विभेद हम किस प्रकार घटा सकते हैं। इस प्रकार यदि हम चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में यह विचार आएगा कि हम इस प्रकार से हम रूढ़िवादिता हो रही है समाज में, तो इसे हम हटा सकते हैं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे तो और बढ़ेंगी, जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे तो भी बढ़ेंगी, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे तो भी बढ़ेंगी ही। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? अब बताना है कि किस प्रकार सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है बच्चों को और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में बोला है। तो वह कहा है लेव वाइगोस्टकी ने कि जिस प्रकार आप बच्चों को है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सिखाइए और बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, ऐसा कहा है लेव वाइगोस्टकी ने। जीन पियाजे भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा कर देते हैं। तो इसमें सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? देखिए, स्वयं से बात कर रही है बच्ची, एक पहेली हल कर रही है जिसमें जूता को उसे पूरा करना है, इस प्रकार टुकड़े लगा करके। तो यह बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, खुद से ऐसा बोल रही है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार बोल करके वह अपनी पहेली को सॉल्व कर रही है, हल कर रही है। तो यह वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं इसको वाइगोट्स्की बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। जोर से बोलना नहीं है, ना ही पाड़ या ढांचा है। अहम केंद्रित वार्ता इसी को बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता पियाजे किस तरह संबोधित करते हैं, तो यह आंसर होता आत्म केंद्रित वार्ता, लेकिन इसको वाइगोट्स्की बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, यह प्रश्न आया है
वाइगॉत्स्की की थ्योरी से, और उसमें जो हम सहायता देते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा हिंदी में कहें तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, उसकी विशेषता बताता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, इस प्रकार का विचार सबसे आखिरी अवस्था में आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो यह नहीं होगा। संरक्षण कक्षा समायोजन बिल्कुल सही है, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, इस प्रकार का गुण तो पहले ही आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी संवेदी पेशी अवस्था में हो जाएगा। और प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे यदि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताएंगे तो ये स्कीमा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर उचित विकल्प स्कीमा ही होगा। अवलोकन, अधिगम बेंड्यूरा कहते हैं, अनुबंधन व्यवहारवादी कहते हैं, ये अनुबंधन और प्रबलन की बात, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों के स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल सही है। इस प्रकार आकलन का उद्देश्य होना चाहिए, श्रेणी निश्चित करना यह नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना भी नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, इस प्रकार यदि यही उद्देश्य होगा आकलन की प्रक्रिया का, तो फिर बच्चों को समझ कैसे आएगा, या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया हमें समझ कैसे आएगी? इसी से आएगी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता होगी है या नहीं, यह पता चलेगी। साथ में साथ भ्रांतियों को समझ में आएंगी कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, कहाँ पर कंफ्यूज है वो। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का उचित उत्तर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, गलत है। पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है बुद्धि में। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, सभी प्रकार की बुद्धि को नहीं किया जा सकता। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक नहीं है, बहुत सारे कारक हैं इसमें। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, अलग अलग प्रकार से समाधान प्रस्तुत करती है किसी भी समस्या का। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, नए होते हैं, अपने खुद के होते हैं इसके। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक है, अलग अलग प्रकार से बना करके क्रिएट करके बता रही है, सृजन करके बता रही है, तो पहला ऑप्शन ही उचित होगा। अभिसारिक विचारक नहीं है, इसमें तो एक समस्या एक ही केंद्र में जाएंगे हम, बहुत सारे तथ्यों का इस्तेमाल करके एक निष्कर्ष निकालेंगे। अनम्य विचारक भी नहीं है, आत्म केंद्रित विचारक भी नहीं है, तो इसका सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी है, उनकी सहभागिता कम है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना गलत है, स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, यह भी गलत है। उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम भी नहीं करना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ही सही हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण पद्धति आपको सही करनी चाहिए कि हो सकता है उनको समझ ना आ रहा हो वंचित समूह के बच्चों को, और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके आपको ढूंढने चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को
विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तैयार करना चाहिए, कभी कभी नहीं हमेशा तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना नहीं चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार नहीं है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, पढ़ने में तो धारा प्रवाह है तो इस प्रकार भी नहीं होगा पठन वैफल्य, या डिसलेक्सिया। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता बिल्कुल सही है, पठन वैफल्य में यानी पढ़ने की विफलता हो रही है, मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता ही सही होगा। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराएगा तो इससे भी यह नहीं पता चलता पठन वैफल्य की बात हो रही है, यहाँ पढ़ने से संबंधित है, इसका मतलब है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर आधारित भी नहीं है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही है, अधिकार पर आधारित है कि बच्चे हैं, समावेशी बच्चे में शिक्षा है, यानी इस प्रकार की कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, सभी बच्चों को सामान्य स्कूल में जाने का अधिकार है, तो यहाँ पर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, ऐसा भी नहीं है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं करता है RTE 2009। इसमें कहा जाता है कि बच्चों को समावेशी कक्षा में पढ़ाना है, सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा देनी है, बाद में भले ही आप अशक्त बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से नहीं देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं है, प्रबलन केंद्रित भी नहीं है, अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है कि किस प्रकार बच्चे समझते हैं, वहां पर कक्षा में किस प्रकार वे अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, यहाँ पर इस बात पर आधारित होती है। तो यहाँ पर जो अधिगम होता है संरचनावादी ढांचे में अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहानुभूत सिद्धांत हो गए हैं बच्चों के, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या है, कोई घटना हुई, जैसे किसी का जन्म हुआ या किसी को बीमारी हो गई, तो वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कि इस प्रकार हुआ होगा, इस कारण से ऐसा हुआ होगा, वो खुद की उनके अपने अनुभव पर आधारित होती है, तो मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, इनको सहानुभूत सिद्धांत कहा जाता है या नेव थ्योरीज कहा जाता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत अपने मनगढ़ंत होते हैं, उसमें कोई उनका लॉजिकल थिंकिंग या वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। तो इस प्रकार से शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर वे निर्णय लेंगे तो कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। बच्चों को दंडित करना चाहिए, गलत है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बार बार याद करने से नहीं बदलना चाहिए, फिर भी वो रहेगा ही उनके मन में। प्रतिकूल प्रमाण, कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए कि ऐसा नहीं है, आप जो भी सोच रहे हैं, धारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, देखिए इस प्रकार का विज्ञान है, ऐसा नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं इस प्रकार बता सकते हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं उसके अपोजिट की, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा, इस प्रकार के सिद्धांत बच्चों के हट जाएंगे और वह जो है उनके सिद्धांत हट जाएंगे और वैज्ञानिक प्रमाण उनके पास आ जाएंगे और वैज्ञानिक रूप से वे सोच सकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना नहीं है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, बिल्कुल सही है, अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है इस प्रकार छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में। यंत्रवत याद करना भी नहीं है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना भी नहीं है, यहाँ पर बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, सन्निहित है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हमें पता नहीं चलता है कि किस प्रकार वे एक दूसरे से संबंधित है, कौन किसको प्रभावित कर रहा है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा। संबंधित नहीं है तो होगा ही नहीं, तो सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया भी नहीं है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन भी नहीं है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ज्ञान को निर्माण करने की प्रक्रिया है सक्रिय विनियोजन के द्वारा। इस प्रकार कहा जाता है संरचनावादी सिद्धांत में कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल सही है कि उनके जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, गलत अवधारणाएं, यदि स्पष्ट उदाहरण देंगे, गैर उदाहरण देंगे कि एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये नहीं है, तो उनकी अवधारणा परिवर्तन होगी और इस प्रकार से प्रोत्साहन भी मिलेगा उनको। प्रभावशाली तरीका है इस प्रकार करने का। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करेगा, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव भी पैदा नहीं करेगा, इससे अवधारणाएं स्पष्ट होंगी। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इस प्रकार से बच्चों के अवधारणात्मक परिवर्तन होंगे, इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार आप पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बाहरी अभिप्रेरणा कम तो नहीं होगी, क्या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी? ऐसा भी नहीं होगा। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप बार बार दंड और पुरस्कार इस प्रकार आप देंगे तो यह प्रोत्साहित तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होने लगेगी। इस प्रकार बार बार यदि करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की जिज्ञासा कम होगी। बार बार आप पुरस्कार दे रहे हैं, फिर दंड दे रहे हैं, तो इस प्रकार बच्चे ऊब जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड से कौन सा सार्थक अधिगम होगा? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल अच्छा है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से भी सार्थक अधिगम होगा। निरंतर तुलनात्मक होगा, बच्चों की कंपैरिजन करेंगे आप, प्रतियोगिता से बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे पीछे ही रह जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होंगे ऑप्शन 2 एंड यह होगा ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके बच्चे जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है बच्चों को, तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देगी, तो क्या बच्चे समस्या समाधानकर्ता बन जाएंगे? केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बिल्कुल सही है, यदि बच्चों को खुद से अनुमान लगाने की बात करेगी, वह प्रोत्साहित करेगी इस प्रकार से, या उसी पर आधारित विचार मंथन करने की कोशिश करेगी
कि आप सोचिए इस किस प्रकार से आप समस्या समाधान कर सकते हैं। तो इससे बिल्कुल सही है कि इस प्रकार समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती है। इनसे नहीं होगा तो ऑप्शन 4 यहाँ सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही सबसे तीव्र गति से घटित होता है वृद्धि एवं विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था में, तो ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाता है, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में फिर कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। यानी कि यह उत्तर नहीं होंगे और जो उत्तर होगा वह है ऑप्शन 4, क्योंकि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होता, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत या कोड, इस प्रकार से भी आनुवंशिक गुणों के कारण ही है क्या व्यक्तिक विभिन्नताएं? बिल्कुल नहीं, पर्यावरण का भी प्रभाव होता है इसमें। जन्मजात विशेषताओं के ही कारण नहीं होता और ना ही पर्यावरणीय प्रभाव के ही कारण होता है। यहाँ पर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, तभी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस प्राथमिक है, परिवार तो प्राथमिक है, मीडिया सेकेंडरी है यानी द्वितीयक है, विद्यालय एवं मीडिया दोनों द्वितीयक हो जाएंगे। मीडिया एवं पास पड़ोस, तो मीडिया तो द्वितीयक है, पास पड़ोस प्राथमिक है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर फर्स्ट जो दिसंबर 2019 में हुआ था सॉल्व कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।